मैं ये कह रहा हूँ कि करनाल में स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल के अब तक के जो सांसद थे वो कहाँ हैं? आपने कभी चुनाव प्रचार में उनको देखा है? जनता खफा बैठी है और कहाँ छुपा दिया संजय भाटिया जी को। आप मनोहर लाल जी से सवाल जरूर पूछना, मैं तो यही कहूँगा। आप संजय भाटिया जी को करनाल में प्रचार के लिए भेज दें, अपने आप निर्णय हो जाएगा। रोहतक का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रोहतक पे सब लोगों ने एक फतवा जारी कर रखा है कि रोहतक तो जीत ही जाएंगे। रोहतक इतनी आसान सीट नहीं है। जयप्रकाश जी 3 बार सांसद बने, वो तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने। हिसार में हारने का भी एक रिकॉर्ड उनका रिकॉर्ड उल्टा है। वो भजनलाल जी से भी हारे, भजनलाल जी के बेटे से भी हारे और भजनलाल जी के पोते से भी हारे। क्योंकि कुरुक्षेत्र ने अगर चौधर देखी है, कुरुक्षेत्र ने सत्ता का अगर स्वाद चखा है तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में ही चखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं और मेरे साथ रिटायर्ड अधिकारी और चुनाव रणनीतिकार हम इनको कह सकते हैं, और जिस तरीके से राजनीति की बात करें या फिर प्रशासनिक बात करें तो सारी की सारी चीज़ों पर बड़ी गहन पकड़ ये रखते हैं प्रेमचंद जी हैं। और इस वीडियो में आपको वो निचोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो रोज़ाना आप देखते होंगे, देश के भी प्रदेश के भी, लेकिन मुख्य तौर पर आज हम हरियाणा की 10 सीटों की बात करेंगे और शुरुआत हम कुरुक्षेत्र से ही करेंगे। और इस वीडियो में आपको वो कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी, वो निचोड़ कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत पोस्ट। आपका भी सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा चैनल एक शुरू किया है भारत पोस्ट के नाम से, और मैं लगातार आपको फॉलो भी करता हूं और देखता रहता हूं। आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण ही मैं आपका फ़ैन भी हूं। मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि शायद कहीं ना कहीं भारत पोस्ट ही जनता की सही आवाज़ मतदाताओं तक भी और नेताओं तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है। बहुत सारे नेता हैं जो संकोच में ये रहते हैं कि फलां को नहीं इंटरव्यू देना, फलां को। मुझे लगता है कि सुरेंद्र नैन ऐसा पत्रकार है जिसको हर कोई बुला करके इंटरव्यू देना चाहता है, और उस पर आपकी क्रेडिबिलिटी की बात जब आती है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता अगर जिस तरह से आपने शुरू किया है इस तरह करते रहे तो जीवन में अच्छा मुकाम आप हासिल भी करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल को भी और आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये आपका बड़ापन है जो आपने मेरी तारीफ़ इतनी कर दी। हालांकि मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं जनता की आवाज़ उठाने की और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो जनता के सामने लेकर आने की। सर जिस तरीके से हम लोकसभा चुनाव की बात करें, 5-4 दिन रह गए हैं, बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे विश्लेषण जो है वो लगातार रोजाना आ रहे हैं कुछ सीटों को लेकर। लेकिन आज हम जैसे बात करना चाहें कि काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। हालांकि चुनाव में कब क्या हो जाए ये नहीं पता लगता, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो अगर हम जल्दी से तरीके से सिलसिलेवार अगर सीटों के बताना चाहें तो क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, मैं सुरेंद्र जी बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव में आप एक सप्ताह या एक दिन की बात भी करेंगे, चुनाव का नैरेटिव घंटों में भी बदलता है। और अगर आप 96 को याद करोगे, मैं समझता हूँ कि एक रिपोर्टर ने पूरा चुनाव बदल दिया था। मैं जनसत्ता के तत्कालीन एक पत्रकार की बात कर रहा हूँ, और चौधरी बंसीलाल की सरकार बनाने में शायद उस रिपोर्ट की बहुत भूमिका थी। और इसीलिए आप कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो आम मतदाता को ये निर्णय करना आसान हो जाता है कि अमुक पार्टी जनहित के काम करेगी या उनका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है या कोई बहकाने का काम कर रहा है। जनता की आवाज़ बन के मीडिया लोगों के बीच में होता है, और अगर निष्पक्ष रिपोर्टिंग आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और उन राजनीतिक दलों को सबक भी मिलता है। कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं अंधेरे में तीर मारने वाले लोग, उनको भी एक मार्गदर्शन तो ज़रूर मिलता है। और आज जैसे आप बात करेंगे पूरे हरियाणा की बात अगर करते हैं, मैं भी घूम के देखता हूँ या आप भी घूम के सारी जगह आते हैं, तो अम्बाला नंबर 1 पे है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 अम्बाला संसदीय क्षेत्र है। अम्बाला संसदीय क्षेत्र में सीधा सा मुकाबला है। वैसे तो पार्टियां तो सारी चुनाव लड़ती हैं और किसी को कम आंकड़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिलता है तो प्रत्याशियों को, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय भी जीतते रहे हैं, हरियाणा के इतिहास भी है।
संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, फिर भी सोनीपत में एक बार निर्दलीय सांसद बने थे। और इन चीज़ों को अगर आप लेते हो तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलना चाहिए। आज स्थिति ये है कि आज अम्बाला में मुख्यतः 2 प्रत्याशियों की बात होती है, तीसरे की बात नहीं होती। हालांकि वो प्रत्याशी भी बहुत एक युवा है, सिख समाज का प्रतिनिधित्व करता है और अनुसूचित जाति का, क्योंकि आरक्षित क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात तो ज़रूर होती है। और आज की स्थिति अगर आप देखते हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पति काफ़ी समय से अम्बाला का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। कुमारी शैलजा यहाँ से छोड़ के चली गई थी तो लगता था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वैक्यूम है या कोई बड़ा नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के फूलचंद मुलाना जी का बेटा, जो काफ़ी अच्छा विधायक मैं कह सकता हूँ, मुलाना क्षेत्र से विधायक है, अवार्ड भी मिला था वरुण जी को बेशक, क्योंकि उनका अगर राजनीतिक सफ़र देखते हो, पिता के नाम पे नहीं, उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है और आज वो उस रण में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। और लाभ भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि उनके पति की मौत हुई थी और उस सिंपैथी की बात करोगे, अगर आप लहर की किसी की बात करते हो तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई लहर इस बार चलने वाली है या चल रही है। सर आपने जिक्र किया, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने अम्बाला में रैली की, गोहाना में रैली की और कहीं ना कहीं 5 सीटों पर यानी कि जीटी बेल्ट की हम बात करें और उसके साथ सोनीपत, रोहतक, करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, इन सीटों पर उनका कहीं ना कहीं फोकस रहा और 3 बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई, जो कि ये 3 बड़ी चीज़ें ही कांग्रेस कहें या फिर विपक्ष कहें या फिर जनता कहे, क्योंकि इस बार तो विपक्ष जनता ही है जो बातें उठा रही है। उन्होंने किसान का जिक्र किया, किसान की क्या हालत हुई वो हर कोई जानता है, किसी छुपा हुआ नहीं है। 1 साल से ज़्यादा उनका आंदोलन चला और वो किसके खिलाफ था ये भी सबको पता है। उन्होंने दूसरी बात की जवान की, जवान में अग्निवीर का मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी उन्होंने बात की पहलवान की, क्योंकि हरियाणा में तो किसान, जवान, पहलवान, पहलवानों का दिल्ली में क्या कुछ चला वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और जो कल करके गए हैं, तो कितना असर उसका बीजेपी को मिल सकता है? देखिए नैन साहब, बिल्कुल साफ है कि या तो राजनीतिक दल अपने एजेंडा पे बात करते हैं। हरियाणा में उन्होंने आकर क्या, हरियाणा के लोग दलेर हैं। मैंने 10 साल तक हरियाणा का दूध पिया, इसलिए मैंने दलेरी से 10 साल राज चलाया है। जब आप किसान की बात करते हो तो जहाँ वो कल संबोधित कर रहे थे सभा के, उसके 5-7 किलोमीटर पे ही आज भी स्थिति जाके आप देखेंगे पंजाब हरियाणा की सीमा है और वो आज भी सील्ड है। आप वहाँ भी जत्थेबंदियाँ बैठी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी किसान की अगर बात करते हैं तो फिर बहुत अटपटा सा लगता है हरियाणा में आकर के। हरियाणा और पंजाब के किसान ने सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाई हैं, सबसे ज़्यादा शहादत दी है किसान आंदोलन में। और 3 काले कानूनों का विरोध अगर किसी ने किया था तो हरियाणा पंजाब के किसान ने किया था। दावा तो ये भी करते हैं कि हम MSP देते हैं, बहुत सारी फसलों में देते हैं। हरियाणा में तो उप मुख्यमंत्री थे, वो तो रोज़ ये बात कहते थे 72 घंटे में पेमेंट आती है। आज पेमेंट के लिए किसान कहाँ खड़े हैं आप भी देखते हो, पूरे हरियाणा में आप घूमते हो। और जिस योजना को लेकर के मैं समझता हूँ कि हरियाणा का, अगर फौज की बात करेंगे, सेना की बात करेंगे, सैनिक की बात करेंगे, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। इस देश की सेना में अगर कोई खड़ा है तो ये किसान का बेटा खड़ा है। किसान और जवान को आप अलग नहीं कर सकते हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। हरियाणा के किसानों के बच्चे ही सेना में हैं, अर्धसैनिक बलों में है, पुलिस में है। आप जब भी जिक्र करोगे किसी भी वर्दी वाले का तो उसमें किसान ज़रूर याद आएगा आपको, वो किसान के बेटे हैं। और किसान की दुर्दशा उनके बेटों ने भी देखी है। नौकरी की मजबूरी हो सकती है कि किसी तरह की, और जो अग्निवीर योजना आई है किसका नुकसान करती है? हरियाणा के जवान का। रोज़गार कहाँ है? आप आंकड़े दिखाते हैं मनोहर लाल जी का। मैंने एक बार आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे ये कहा था, आप 6 या 7% कहते हैं बेरोज़गारी है। हरियाणा शीर्ष पर है बेरोज़गारी में। उन मुद्दों को कोई नहीं छुएगा, महंगाई को कोई नहीं छुएगा। आपने कहा कि हमने सिलेंडर दे दिया था, महिलाओं को लुभाने के आपने नारे तो दिए थे। वो सिलेंडर किसका था? सिलेंडर बनाता कौन था? वो व्यक्ति कौन है आपको पता है? कुरुक्षेत्र के सांसद थे
पूर्व सांसद राजकुमार राजकुमार सैनी जी ही सबसे बड़े सप्लायर थे। जो आपकी उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बटे थे, उसका लाभ लेने वाले व्यक्ति का नाम राजकुमार सैनी था। हरियाणा की राजनीति में सिलेंडर बांटते बांटते उन्होंने तो हरियाणा को ही बांट दिया। नहीं, वो जातीय विभाजन जो था, मुझे बहुत देखो, मैं जनता के सामने आपको बात कर रहा हूँ, तो 35 और 36 करने वाले दोनों लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं? कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए वोट कौन मांग रहा है? दोनों जिन्होंने हरियाणा को जलाने का काम किया, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, आज वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। वो किसान की बात नहीं करते, आज वो किसी अग्निवीर की बात नहीं करते, आज वो बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी को हमने क्योंकि हिस्सेदार बनाया है, उस प्रत्याशी को जितवाने की बात करते हैं। आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से, क्योंकि आप अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र में पहुंच के बात करते करते, तो अम्बाड़ा में तो आपने एज देख लिया। कुरुक्षेत्र में दो बड़े उद्योगपति हैं, दोनों ने, क्योंकि दो बड़े गठजोड़ हैं, इंडिया और एनडीए, दोनों के पास अपना प्रत्याशी नहीं था। कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस के पास यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में बहुत सारे नाम थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पता था उनको। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बताती है, प्रत्याशी उनको भी नहीं मिला। आधे घंटे पहले उनको ज्वाइन कराया बुला के। 45 मिनट का टोटल टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। दो कैंडिडेट, आपके 3 कैंडिडेट, मैं तो कहूँगा चलो सिरसा एक दिन पहले हो गया, हिसार और कुरुक्षेत्र में तो ऐसा मजाक हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वो सोच भी नहीं सकते थे कि किसको प्रत्याशी बना करके ले आएंगे। आज नवीन जिंदल जी यहाँ प्रत्याशी हैं। नवीन जिंदल जी स्वयं भी 2 बार और उनके पिताजी यहाँ सांसद रहे हैं। उपलब्धियों के नाम पे अगर एक भी चीज़ वो बता दें कुरुक्षेत्र में कि जिंदल परिवार ने या नवीन जिंदल जी ने कुरुक्षेत्र को ये दिया है, एक पार्क है जिसका नाम जिंदल पार्क आज कहा जाता है। वो पार्क भी इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी उस टाइम बना था, हर्बल पार्क था वो। उस पर नाम बदलने का काम जरूर हुआ, एक चौक पे अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया। उसके अलावा उन्होंने वादे बहुत करे थे कि हम इंडस्ट्री लगा देंगे, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं भी वो। आप हिसार से आते हैं, हिसार में उनकी इंडस्ट्री, हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों में ओम प्रकाश जिंदल का नाम, बहुत बड़े उद्योगपति हैं निश्चित रूप से। आज विश्व की अगर धनाढ्य महिलाओं की बात करेंगे तो सावित्री जिंदल का नाम आता है, और देश में तो हैं ही वो सबसे धनी। परंतु कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, कोई कुरुक्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोला। शिक्षण संस्थान खोल रहा जाकर सोनीपत में, और इंडस्ट्री कहाँ लगा रहे हैं? आपको सुन के भी नहीं अजूब, बहुत अजीब लगेगा। आज वो इस देश में इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, ओमान में जाकर के फैक्ट्री लगाई हैं 2। तो कुरुक्षेत्र के युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? वायदा तो वो करते हैं। 10 साल सांसद थे तब भी बता दें, कि गिनती करके बता दें, मैं बता सकता हूँ कि एक शासन में कितने लोग लग सकते हैं और कितने लगे हैं। ओम प्रकाश जिंदल जी का समय रहा हो या नवीन जिंदल जी का, एक भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र का नौकरी नहीं लगा। मैं दावे के साथ आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। लेकिन ऊपर से वो बताते हैं कि कुरुक्षेत्र तो मेरा घर है, या तो वहाँ आना लगा रहता है। देखिए, प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो। उन्होंने यहाँ 70-80 किले भी खरीदे थे, उस पर भी कॉलोनी काट दी। कॉलोनी काटने का धंधा तो करते हैं। घर बनाया उन्होंने, कैथल में भी घर बनाया, कुरुक्षेत्र में भी घर बनाया, पर 10 साल उस घर पे ताला लटका रहा, कोई एक व्यक्ति वहाँ बैठने वाला नहीं था। जनता की समस्याएं भी तो सुने जनप्रतिनिधि बनने। जब जनप्रतिनिधि बनते हो, एक और प्रत्याशी आए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुरुक्षेत्र में, शायद आप उनके पिताजी का नाम भी नहीं जानते, हरियाणा का कोई आदमी नहीं जानता, वो रहते कहाँ ये भी नहीं जानते, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के सांसद रहे, और वो कहते हैं मैं हरियाणा का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। हरियाणा की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या है, पानी की समस्या है। SYL के मुद्दे पे वो 6 साल राज्यसभा में, पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली दोनों जगह उनकी सरकार है। अगर एक भी बार उन्होंने हरियाणा के किसी विषय पे राज्यसभा में डिबेट में कोई एक शब्द भी बोला हो, तो वो तो रिकॉर्ड की चीज़ है, आप निकलवा के दिखा दें। और उनके लिए तो और भी बहुत सारी अजीब तरह की बातें आती है, कभी गले में कोबरा लटका के घूमते हैं, कभी फोटो वायरल समय, हाँ, अभी कैटवॉक करने का शौक भी है, और फिर शमशान की भूमि पे जाकर के अपना निजी विद्यालय बना ले, यह आरोप भी उनके ऊपर है। मैं नहीं लगा रहा, ये जनता लगाती है। और सुशील गुप्ता जी क्या सोच करके कुरुक्षेत्र आए, मुझे तो नहीं। वो कहते हैं मैं मूल रूप से जींद जिले का रहने वाला, तो जींद तो सोनीपत संसदीय क्षेत्र है,
दिल्ली में वो रहते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, कहीं भी उनका क्लेम हो सकता था। कुरुक्षेत्र को उन्होंने इतनी उर्वरा धरती मान लिया क्योंकि यहाँ जिंदल साहब की आमदनी 400 गुना बढ़ी थी। कुरुक्षेत्र में जब उन्होंने पहली बार नॉमिनेशन किया था और आज नॉमिनेशन किया है तो 400 गुना संपत्ति बढ़ा करके किया है। तो उनको भी ये लगता है शायद कुरुक्षेत्र से कहीं ना कहीं कुछ लूट करके ले जा करके वो भी उस ढंग से। तो दो पूंजीपतियों की आपने बात की कि दोनों कहीं ना कहीं उम्मीदवार है, एक बीजेपी के, एक इंडिया अलायंस के। तीसरे में प्रमुख उम्मीदवार की बात करूँ, अभय सिंह चौटाला, पहले भी यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बार फिर मैदान में है। और वो जैसे वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं व्यापारी और कमेरा, यानी कि दो बड़े पूंजीपति और एक कहीं ना कहीं किसान कमेरा, उनके बीच की लड़ाई है। पूरा का पूरा इलाका किसानी का इलाका है। किसान जो जितनी भी जथेबंदियां हैं उन्होंने समर्थन दिया, अन्य जो छोटे घटक दल हैं उन्होंने उनको समर्थन दिया। जिस तरीके से अभी फिलहाल जो बिसात बिछी है कुरुक्षेत्र में, उनको आप कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, किसान का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ही करती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और यही आरोप उनके ऊपर लगता है कि ये तो किसानों के नेता हैं, ये तो सिर्फ किसान की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान की बात नहीं है, सिर्फ किसान के लिए किया है और वो उदाहरण पेश किया है। आप बात बार बार फिर घूम के वहीं आ जाती है कि वो चौधरी देवीलाल के वंशज है, उन्होंने उन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब किसान आपदा में था, जब दिल्ली के चारों तरफ किसान 13 महीने तक बैठा था, किसानों की कॉल थी कि देश के जनप्रतिनिधि जो हमारा समर्थन करते हैं त्याग पत्र दे करके हमारे साथ आकर बैठने का काम करें। तो एक ही विधायक था 5000 विधायकों में से देश के, अभय सिंह चौटाला, उसने त्याग पत्र दिया और किसान के लिए जा करके 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए, टेंटेज, मच्छरदानी, पानी की सुविधा, कूलर, वो सब चीज़ों का प्रबंध भी किया। पुत्रवधु ने वहाँ बिल्कुल सेवाएं दी है। उनकी पुत्रवधु बिल्कुल नवविवाहिता थी और जाकर के वहाँ कैंप में रही है। वहाँ हॉस्पिटल जो टेम्परेरी हॉस्पिटल चलाया, उनका बेटा स्वयं ट्रैक्टर चला करके वहाँ पहुंचा था, कोई लग्जरी गाड़ी में नहीं पहुंचा था, ट्रैक्टर चला करके ट्रॉली में तम, और वही उसी दौर में वो टेंट में रहा और बातें बहुत करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र के लिए आपको बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र में 2000 से 2005 तक का शासन इंडियन नेशनल लोकदल का जब था, यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री भी थे, पेवा के विधायक मंत्री थे और पूरी की पूरी सरकार मैं कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र से चलती थी। चाहे चौधरी शेर सिंह बड़सामी हो, चाहे कैलाशो सैनी हो, चाहे बंताराम वाल्मीकि हो, अशोक अरोड़ा जी हो, जसविंदर सिंह संधू हो, रामपाल माजरा जी, इसी संसदीय क्षेत्र के लोग उस सरकार का अहम हिस्सा थे। आज अगर उपलब्धियों की बात करेंगे, उन 5 साल की उपलब्धियों में हज़ारों नौकरियां, मैं आपको सूची दे सकता हूं, कुरुक्षेत्र में नौकरियां मिली। और कुरुक्षेत्र के 4 बड़े संस्थान आप जिक्र करेंगे, जिसको आप तरक्की बोलते हो, जिसको आप उपलब्धि बोलते हो, जिसको आप ये कहते हो विकास हुआ है। कुरुक्षेत्र में पैनोरमा आया, देश का नंबर 2 था कलकत्ता के बाद, और उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यहाँ एक और नेशनल इंस्टीट्यूट आया, कैटरिंग इंस्टीट्यूट, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। कल्पना चावला प्लानिटेरियम बना। ये संस्थान है जिनकी आप जिक्र कर सकते हो कि बहुत बड़े संस्थान हैं। आज तक किसी ने कभी भी कुरुक्षेत्र को या तो नंदा जी ने पहचान दी थी, गुलजारीलाल नंदा जी। कुरुक्षेत्र जब कैथल संसदीय क्षेत्र होता था, 2 बार देश प्रधानमंत्री भी बने वो। कुरुक्षेत्र देखिए, संसदीय इतिहास अगर आप देखेंगे 77 के बाद का तो इतिहास यहाँ कांग्रेस और इनेलो में रहा, क्योंकि 14 और 19 को अगर आप छोड़ दें, 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी जरूर जीती थी, पर 14 में भी इंडियन नेशनल लोकदल दूसरे नंबर पे थी। ये जो संसदीय क्षेत्र है परंपरागत रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। लोग सवाल करते हैं कि अभय सिंह जी यहाँ से चुनाव क्यों लड़ने आए, हिसार में लड़ना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि 2004 में और फिर उसके बाद 2019 में उनका बेटा भी चुनाव यहाँ से लड़ा, और कुरुक्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला जी का और इंडियन नेशनल लोकदल का विशेष लगाव है। मैं तो ये कह सकता हूँ, बेशक लोग उनको छोड़ करके चले गए, पार्टी में उनका विघटन के कारण नुकसान भी हुआ, परंतु आज कार्यकर्ता फिर उनसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो पार्टी को संगठित करके एक बार फिर से उस स्वरूप में ला सकते हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र ने अगर चौधर देखी है, कुरुक्षेत्र ने सत्ता का अगर स्वाद चखा है तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में ही चखा है। इसलिए आप अभय सिंह जी को इस मुख्य धारा से बाहर नहीं कर सकते। जिक्र नहीं करेंगे कोई भी चैनल, आप जैसा कुछ चैनल उनका जिक्र कर दे। मैं राष्ट्रीय चैनलों की बात करता हूँ, मुकाबले पे भी नहीं दिखाएंगे। आज मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का है, परंतु एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि गठबंधन का प्रत्याशी आगे है। मुझे ये तो बता दें उनका आधार क्या है, किस वोट के बेस पे वो कहते हैं कि मैं आगे हूँ।
मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ। 31 लोग मैदान में हैं, नहीं जिक्र कर रहे कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी है, जेजेपी का प्रत्याशी भी है, कोई जिक्र भी नहीं करेगा। आप मत जिक्र इंडिया किसी और, मतलब 31 लोगों का जिक्र नहीं करते आप 4-5 जो राष्ट्रीय दल हैं, एनसीपी का करनाल में प्रत्याशी है। अब हम कुरुक्षेत्र से करनाल की ओर बढ़ रहे हैं, ये गठबंधन की बात करते हैं जो लोग, गठबंधन है कहाँ? आज इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी करनाल में हैं। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, एनसीपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। जब शरद पवार जी गठबंधन का हिस्सा है तो फिर उनका प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने कैसे खड़ा है और उसको सपोर्ट करता है इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि जनता की मांग थी। बाकायदा अभय सिंह वहाँ उनका नॉमिनेशन बढ़ाने गए। नहीं, नॉमिनेशन अलग चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के लोगों ने भी मांग की थी कि भाई यहाँ कोई जीत सकता है तो मराठा वीरेंद्र वर्मा जीत सकता है। फिर वो कौन सी सौदेबाजी थी जिसमें कांग्रेस ने एक ऐसा प्रत्याशी ला करके दे दिया जिसकी पहचान। करनाल में कांग्रेस ने फिक्सिंग की, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, जनता बोलती है ये बात। मैच फिक्सिंग की बात आई कि करनाल और रोहतक में कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ, वोटों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का एक तरीका ढूंढा गया। परंतु आज आपने जैसा कहा, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता हो सकता है बुद्धि राजा को जितवा दे, हो सकता है मराठा को जितवा दे। मनोहर लाल जी को कहीं ना कहीं अगर कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो वो मराठा वीरेंद्र वर्मा के कारण ही करना पड़ रहा है। उनको कमज़ोर मान के नहीं चलेंगे। और फिर आप सोनीपत पहुंच जाते हैं, करनाल के बाद सोनीपत आएगा। सोनीपत में ढूंढ करके ले आए एक, बेशक वो भी हरियाणा के मूल निवासी है, सतपाल जी को लेकर के ब्रह्मचारी है, आलोचना नहीं करनी चाहिए, धार्मिक व्यक्ति है और एक संस्थान चलाते हैं, वो संस्थान चलाते हैं। परंतु वो 2 बार हरिद्वार में विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं और बुरी स्थिति रही है। हरियाणा के लोग भी गए थे उनके लिए, मैं भी गया था शायद, मुझे भी, क्योंकि मैं उस संस्थान के लोगों से भी प्यार करता हूँ और जोर लगाया था लोगों ने वहाँ भी। आज हवा बनाई थी, कल मोदी जी वहाँ आए थे गोहाना में रैली की। तो आप फिर वही बातें गोहाना के में किसान की बात या जवान की बात, और फिर वो बातें तो करेंगे आप। पहलवानों के साथ, वो पहलवानों के साथ क्या हुआ था, वो सारे पहलवान उसी क्षेत्र के सबसे ज़्यादा, चाहे वो बजरंग पूनिया की बात कर लो, चाहे योगेश्वर जी को इन्होंने 2 बार लड़वाया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया विधानसभा का। उस खिलाड़ी के साथ भी इन्होंने उसका सम्मान ही ख़त्म कर दिया। वो डीएसपी की नौकरी कर रहे थे, अब एसपी हो जाते, डीआईजी आईजी बनते, उसकी नौकरी भी चली गई और वो उस मैदान से भी उन्होंने हटा दिया। अब कहीं ना कहीं उसका नाम भी नहीं लेते। और खिलाड़ियों में जिसकी बात करते हैं आप, कुरुक्षेत्र से हम थोड़ा आगे चले गए। कुरुक्षेत्र में संदीप जी मंत्री हैं, खेल मंत्री थे। हरियाणा की एक कोच बेटी के साथ क्या हुआ है बताइए आप? अभी आरोपित है वो, चार्जशीट। उसी कड़ी में मैं संदीप सिंह की कड़ी में एक बात और जोड़ देता हूँ, जहाँ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से, और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र के पेवा की आपने बात की, क्योंकि इसकी रैली जो है अम्बाला में हुई, अम्बाला से और गोहाना से। मतलब माइक से तो दम भरा जा रहा था, लेकिन मंच पर जो है दम निकल रहा था। वो सारी तस्वीर सब लोगों ने देखी। जब प्रधानमंत्री तब तक नहीं आए थे मंच पर अम्बाला में, तो संदीप सिंह पूर्व खेल मंत्री की कुर्सी दूसरी रो में लगी हुई थी। मनोहर लाल खट्टर आते मंच पर, उनकी चेयर को नंबर 1 वाली पंक्ति में, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी को बैठना था, वहां लगवा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, नरेंद्र मोदी की टीम उस कुर्सी को फिर से पीछे कराती है, संदीप सिंह को फिर पीछे बैठना पड़ रहा है। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें जनता बड़ी बारीकी से देखती है, और पीएमओ की टीम ने देखा होगा। नहीं, देखिए, मैं संदीप जी का जो भी रहा है वो उन पे आरोप लगे। विधानसभा में मनोहर लाल जी को ये कहना पड़ा है त्याग पत्र नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो ये वो हरियाणा की बेटियों की बेइज्जती नहीं है क्या? आप जांच तो करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए। चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही थी, कोई हरियाणा की बात भी नहीं थी, उनके ऊपर कोई आक्षेप भी नहीं आना था कि अभी चंडीगढ़ की पुलिस करे। चंडीगढ़ में पर्चा हुआ है। वो लड़की उसकी नौकरी भी कहीं ना कहीं वो निलंबित हो गई, उसने बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा पे कही है। और फिर जब आप सोनीपत और रोहतक में पहुंच जाते हो, आप साक्षी मलिक की बात करें या बजरंग पूनिया की बात करें या फोगाट बहनों की बात करें, हरियाणा का नाम तो रोशन किया है ना उन्होंने खेलों में। तो उन लोगों को जब उन दिल्ली पुलिस रगड़ रही थी, मैं समझता हूँ कि लड़कियों की इतनी बेइज्जती शायद, और फिर वो और इतना हतोत्साहित थी वो लड़कियाँ, अपने मेडल बहाने हरिद्वार चली गई।
उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया? सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं गया था? किसान यूनियन के लोग गए, खाप के लोग गए। तो आज हरियाणा की बेटियां या हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के पहलवान आज क्यों याद आते हैं? हरियाणा के जवान आज क्यों याद आते हैं? हरियाणा किसान आज क्यों याद आता है? किसानों के लिए किया क्या है ये तो बता दें। आप बात एमएसपी की गारंटी देते थे, कहा था देश से माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसान को समझा नहीं सका, अब एमएसपी का कानून लेकर के आऊँगा। कहाँ है एमएसपी का कानून? आज भारतीय किसान यूनियन के लोग अगर कुरुक्षेत्र में अभय सिंह के लिए आए, गुरनाम सिंह चढ़ूने उनका कट्टर विरोधी था, आज आया इसलिए है क्योंकि किसान की बात करने वाला एक ही व्यक्ति था। और आप पूरे हरियाणा में घूम के देख लेना, 10 की 10 सीटों की मैं बता रहा हूँ आपको। आप सोनीपत के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली बीच में आ जाएगा, दिल्ली के बाद फरीदाबाद की सीट आती है। फरीदाबाद का मार्जिन उनका 6 लाख से ऊपर था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल जी जीते थे। 2 बड़ी सीटें फरीदाबाद और करनाल, मैं ये कह रहा हूँ कि करनाल में स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल के अब तक के जो सांसद थे वो कहाँ हैं? आपने कभी चुनाव प्रचार में उनको देखा है? जनता खफा बैठी है। और कहाँ छुपा दिया संजय भाटिया जी को? आप मनोहर लाल जी से सवाल ज़रूर पूछना, मैं तो यही कहूँगा। आप संजय भाटिया जी को करनाल में प्रचार के लिए भेज दें, अपने आप निर्णय हो जाएगा। आप मौजूदा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनको जाना चाहिए। देश में सबसे बड़ी जीत, मैं वही कह रहा हूँ, देश में सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी थे वो। आज अपने शहर में जाके प्रचार कर लें। अगर इतने लोकप्रिय थे या हैं तो उनको प्रचार में आना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री उनके खुद के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम आना ही चाहिए। तो यही स्थिति आप फरीदाबाद में देखेंगे। आज फरीदाबाद की स्थिति ये है कि जो व्यक्ति पिछली बार प्रत्याशी था, छोड़ के चला गया, कभी इंडियन नेशनल लोक दल, कभी भारतीय जनता पार्टी, अवतार सिंह भड़ाना वापस क्यों आए? उनके विरोध के लिए। महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बेशक कर्ण दलाल उनका विरोध कर रहे हैं, पर अवतार सिंह भड़ाना को वापस आना पड़ा। आप स्थितियां देखते जाइए। अभी तो 2-3 दिन 4 दिन आपको बहुत घूमने का मौका भी मिलेगा और घूम के आप गुड़गांव पहुंच जाओगे। गुड़गांव की स्थिति आपको, गुड़गांव बहुत आसान लगती थी सबको, किसी को भी लगता था भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आएगी तो गुड़गांव आ जाएगी, 2 आएंगी तो करनाल भी साथ आ जाएगी। आज उन सीटों का हाल आप जा कर के देखेंगे। मैं बहुत बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि बहुत आसान राह नहीं है। चाहे वहाँ कोई भी खड़ा हो गया, नाम कोई नहीं पूछता राज बब्बर का। मेवात वहाँ बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है इस बार। देखिए, मेवात में 7.5 लाख के करीब में वोट है, मुस्लिम वोट है, और उसके साथ 1.5 लाख से ज़्यादा जाट वोट है एक क्षेत्र में ही। वो 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रीय दलों को भगाने का काम करेगा। वहाँ जो प्रत्याशी है हाजी, इंडियन नेशनल लोक दल का प्रत्याशी है, वो भी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। ठीक है कि आपके समीकरण नहीं दिखाते, आपके चैनल नहीं दिखाएंगे, परंतु उनको भी बहुत हल्के में लेना, वो भी हार जीत का निर्णय करने वालों में से एक है। और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे तो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट आएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी बंसीलाल के परिवार को इग्नोर करना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। चौधरी बंसीलाल की विरासत के ध्वजवाहक श्रुति चौधरी या किरण चौधरी है। बेशक रणबीर महिंद्रा जी या उनका बेटा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट करते हो, परंतु जो लगातार जीतते रहे हैं, तो शाम को जो लगातार भिवानी लड़ते रहे हैं। और एक और रिकॉर्ड वहाँ का बहुत अजीब है। चौधरी धर्मवीर सिंह वहाँ प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 3 पीढ़ियों को हराया है। चौधरी बंसीलाल जी को भी हराया, सुरेंद्र सिंह को भी हराया, सुरेंद्र सिंह जी की बेटी को भी हराया है। और कहीं ना कहीं एक अजय जिसको कहते हैं, किरण चौधरी आज तक बनी हुई है, उनको हरा नहीं पाया। कोशिश तो बहुत हुई उनको भी हराने की। हाँ, 4 बार तो शाम से विधायक और 1 बार दिल्ली से, 5 बार की विधायक हैं और लगातार जीती हैं वो। जब वो पार्टी में हरियाणा विकास पार्टी थी, किरण चौधरी उस समय भी कांग्रेस में थी। चौधरी बंसीलाल की जब पार्टी थी, सुरेंद्र सिंह भी उसमें थे, परंतु किरण चौधरी उस पार्टी में कभी नहीं आई। वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही थी और उनकी बेटी तो रही कांग्रेस में ही है, उनको इग्नोर किया है। तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? शायद उसका आंकलन भी कोई नहीं करता। धरातल पे जाकर आप देखना। आप अहिरवाल की बात करो, अहिरवाल आपको याद होगा कि एक चुनाव में राव बहादुर सिंह इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी थे और इसी भरोसे पे उनको लड़वाया गया था कि अहिर का वोट वो ले लेंगे और इधर से लोक दल का वोट बैंक भिवानी और दादरी के क्षेत्र में है ही। वही स्थिति इस बार भी है।
यही सोच करके राव बहादुर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। राव बहादुर सिंह अगर हारे थे तो अहीरवाड़ में ही हारे थे। स्थिति लगभग वही है। आप परिणाम तो देखिए 4 जून को ही आएगा। उसके बाद आप हिसार आ जाते हैं। हिसार बड़ा रोचक है। हिसार में 4 मुख्य दावेदार हैं। वैसे तो चुनाव लड़ने वालों की संख्या तो शायद वहाँ भी 28-29 है, परंतु मुख्य दावेदारों की बात अगर करेंगे तो 4 दावेदार हैं, जिसमें से 3 एक ही परिवार के और चौथा प्रत्याशी उस परिवार से निकला हुआ है या उस पाठशाला का विद्यार्थी है। चौधरी देवीलाल की पाठशाला में उन्होंने वहीं से राजनीति सीखी भी है। चौधरी अब बात करेंगे जयप्रकाश की। जयप्रकाश जी 3 बार सांसद बने। वो तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे विधानसभा का चुनाव भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लड़ चुके हैं और हारे हैं। हिसार में हारने का भी एक रिकॉर्ड उनका रिकॉर्ड उल्टा है। वो भजनलाल जी से भी हारे, भजनलाल जी के बेटे से भी हारे और भजनलाल जी के पोते से भी हारे। तो वो हारने का रिकॉर्ड, जैसा मैं बता रहा था कि वहाँ धर्मवीर का बंसीलाल जी को हराने का था, यहाँ भजनलाल जी से हारने का एक रिकॉर्ड जयप्रकाश जी के नाम है। और यही जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं, वो भी हार चुके हैं हिसार में और आदमपुर में। आप उनका भी हारने का इतिहास है। 2 प्रत्याशी जो नहीं हैं बिल्कुल, बेशक एक विधायक है जेठानी देवरानी में, एक उनका भी कहीं ना कहीं निर्णय होगा कि उस परिवार में कौन सी विचारधारा आगे बढ़ती है। तो आप उसके बाद सीधा सिरसा पहुंच जाएंगे। सिरसा में आपको बिल्कुल आसान सा लगेगा कि मुकाबला कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जमानत बचाती है या नहीं बचाती, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय दल होने के बाद भी उनकी गाँव में एंट्री नहीं है, सत्ताधारी दल है। आप देखिए क्या स्थिति बन गई। अशोक तंवर जी के लिए तो यही लोग बोलने लगे हैं कि पता नहीं आज किस पार्टी में, कल को किस में होंगे। 6ठी पार्टी है लगातार 6 साल में, तो उस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज देखिए मुकाबला आप दिखाएंगे दोनों राष्ट्रीय दलों में, वहाँ भी क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी का जिक्र कोई नहीं करता। उनका परिवार भी राजनीतिक परिवार है। उनके दादा विधायक रहे, उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पे और वो सरकारी नौकरी छोड़ करके आज प्रत्याशी हैं और बेदाग है। आपने हर विधानसभा क्षेत्र का, हर लोकसभा क्षेत्र का आपने घूम के सर्वे किया है। मैं समझता हूं कि परिणाम जिस दिन आएंगे तो आप देखना कि कहीं जो कोई गिन देता है 9-1 और 7-3, कोई 5-5, तो ये परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे किसी क्षेत्रीय दल से। एक सीट जो रोहतक बीच में छूट गई थी, नहीं, रोहतक का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रोहतक पे सब लोगों ने एक फतवा जारी कर रखा है कि रोहतक तो जीत ही जाएंगे। रोहतक इतनी आसान सीट नहीं है। रोहतक की सीट पे मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। रोहतक में बहुत लोगों का ये आंकलन है कि वो एक परिवार जीतता ही जीतता है। वो परिवार हारा था, पिछली बार दोनों जगह से हारा था, रोहतक में और सोनीपत में हारा था। और इस बार स्थितियाँ उससे भी अलग है क्योंकि कांग्रेस में धड़ेबंदी को तो आप नकार नहीं सकते। किरण चौधरी की बेटी की टिकट कटी है। आप पीड़ा को समझिए ना, कौन कौन लोग वहाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे की छोटू राम के वंशज की टिकट कटी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से सर मैं बात करूँ रोहतक शहर की, कोसली की और महम की, ये जो 3-4 विधानसभाएं हैं, यह भी स्थिति बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। 3 का नाम आपने लिया, एक और मैं जोड़ देता हूँ, झज्जर और जोड़ लें उसमें। अच्छा, 4 विधानसभा क्षेत्रों में ही आप जा करके आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। रोहतक शहर में आपने कोसली का जिक्र किया और महम में क्योंकि बलराज कुंडू एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं, वो भी प्रभावित करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की राजनीति को। डांगी जी के साथ क्या हुआ था, क्यों हारे थे, उस बात को भी लोग उसका आंकलन भी करते हैं और बार बार सफाई देनी पड़ती है पिता पुत्र को आकर के कि डांगी जी इस बार साथ है, डांगी जी साथ रहेंगे। क्यों कहना पड़ता है? जब वो पार्टी के हैं तो साथ रहना ही है, पार्टी में रहेंगे। पार्टी के लोग तो मदद करते हैं प्रत्याशी की। देखते हैं, अब 4 जून का इंतज़ार हमें ज़रूर करना पड़ेगा। और हरियाणा की राजनीति पे आप जब तक गांव में नहीं जाएंगे, जब तक गांव देहात की बात करेंगे और जातीय समीकरणों को नहीं देखेंगे। आज 2 रिजर्व सीटें हरियाणा में, अम्बाड़ा, दोनों पे अनुसूचित जाति ए और बी की झगड़े हैं। एक पार्टी ने एक वर्ग को दी है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने दूसरे वर्ग को दी है। क्या उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? किसी मजहबी सिख को पहली बार किसी ने टिकट दिया है, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाल्मीकि को सरसा में किसी ने लड़वाया तो उस बात का अंतर नहीं होगा क्या? और
सारे के सारे समीकरण आप देखते जाएंगे, किसानी की बात भी आएगी, जवान की बात भी आएगी, अग्निवीर भी सामने आएगा, पहलवान भी बात करेंगे, और कोई चुप बैठने वाला नहीं है। परिणाम 4 तक का भी इंतजार करना चाहिए। शुक्रिया सर। तो ये थे रिटायर्ड HCS अधिकारी प्रेमचंद जी, और जिस तरीके से बड़ी बारीकी के साथ एक एक सीट का पूरे फैक्ट के साथ, और वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के नेताओं के बारे में जो कहीं न कहीं झगड़े हैं, आपस की गुटबाजी है, या जिस तरह की जो जहाँ जहाँ दिखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी बेबाकी से और साफ गोई से उन्होंने रखी। बाकी जनता तो आप है, आप मतदाता हैं, आप ही इन नेताओं को जो है चुनकर वो दिल्ली की संसद में भेजने का काम करते हैं। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, जो आपने पूरी वीडियो देखी, इसको लेकर अपने भी विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी राय दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें आगे भी हम अच्छी खबरें दिखाएं, तो हमारे चैनल को अगर अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।